पर्पस क्या है? नॉलेज बेस। नॉलेज बेस को डेवलप करना। दैट्स इट। टॉपिक की तरफ आते हैं। आज जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है वो है चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जी, एक चीज क्लियर कर लें कि ये जो कंटेंट डेवलपमेंट होती है ना, इसकी फी में एवेल्युएशन नहीं होती जी। एवेल्युएशंस के लिए मैं पेपर्स के पास, सीएसएस के पेपर्स के पास, या पीएमएस वाला कोई बच्चा चाहे तो वो मुझे सेपरेट इवेल्युएट करवा सकता है। इवेल्युएशंस कंटेंट में इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव वर्क है। इसमें मैं वैल्यूएशंस को कंफ्यूज नहीं करता, फिर मेरी क्वालिटी कम हो जाती है। तो मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करता। इवैल्यूएशंस नहीं होती इस सेशन में। इसमें टोटली आपको स्ट्रक्चर में सिखा दूंगा, ये होता है। फंसाऊंगा नहीं, बेहतर तरीका बता दूंगा, आपकी मर्जी है उसे फॉलो करो, नहीं फॉलो करना चाहते तो आप कोई और, अगर आपको तरीका है आता है, आप इसे डिस्कस कर लोगे, मैं कह दूंगा ठीक है। आपने बात कन्वे करनी है ना। तो स्ट्रक्चर में नहीं फंसना। इवैल्यूएशंस सेपरेट होती। ठीक हो गया। ऐसे, चाहे पीएमएस हो, चाहे सीएसएस हो, चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, या किसी भी लेवल का ऐसे हो, 5वीं क्लास का हो। 5वीं कौन सी? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। वो सेम है। हाँ, लेंथ का फर्क आ सकता है, टाइम का फर्क आ सकता है, बस यही फर्क आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं। बाकी ऐसे उसकी इसेंस सेम रहती है। टॉपिक की तरफ आते हैं। चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट। हम मैं आपको अगर हम इसका ब्रीफ ओवरव्यू लें ना कि इस टॉपिक को हम लेके कैसे चल रहे होंगे, तो सबसे पहले हम इसका डेनोटेटिव मीनिंग देखेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे किसी कुरान का वो आयत का, किसी आयत का कंटेक्स्ट नहीं होता कि किस कंटेक्स्ट में वो आयत नाजिल हुई है, किस मकाम पे नाजिल हुई है। शान नजूल सेम। अगर कोई सेइंग है तो किसी ने कही है, तो उस कहने वाले का क्या मतलब था, किधर कही, क्यों कही, कैसे कही, वो हम डेनोटेटिव मीनिंग में देख रहे होते हैं। सॉरी। डेनोटेटिव मीनिंग के बाद आगे फिर हम उससे अपना कंटेक्स्ट निकाल रहे होते हैं। उसी को इधर हम एग्री कर रहे होते हैं या उसी को डिसएग्री कर रहे होते हैं, अगर तो कोई स्टेटमेंट आ जाती है तो। अब मैं इसकी एग्रीमेंट में जाऊंगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। अगला जो मैं मेन हेडर देखूंगा वो देखूंगा वर्ल्ड एज इंटरप्ले ऑफ ऑपोजिट्स। ये मैं दो तरह से देखूंगा जी। एक फिलोसॉफिकली, दूसरा साइंटिफिकली। उसके बाद मैं देखूंगा chaos ऑफ नॉन डायनामिज्म। ये भी आपको समझ आ जाएगी। अभी मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमने ऐसे में करना क्या है इस वाले में। इसी chaos ऑफ नॉन डायनामिज्म में हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देख रहे होंगे, उनसे हम जस्टिफाई कर रहे होंगे इसको। ऑब्वियसली आर्गुमेंट्स तो हम देख ही रहे होंगे कि नॉन डायनामिक जब चीज हो जाती है तो क्या नुकसान होता है। फिर हम देखेंगे डायनेमिज्म को अडॉप्ट करने वाले, चेंज को अडॉप्ट करने वाले, उनका सर्वाइवल, और जो नहीं करते उनकी तबाहकारी।
फिर हम इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट देखेंगे, और एंड पे हम इसी काउंटर को निगेट भी कर रहे होंगे, और फिर उसका कंक्लूजन। ये इसकी एक मोटी मोटी ब्रॉडर आउटलाइन बन जाएगी। ये मैं शुरू में, अब आपको ये मैं पहले बताता नहीं होता, लेकिन इस दफा मैं बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, आपको पता चले हम ले कैसे कैसे चल रहे होंगे। अभी आपको समझ तब आएगी जब पूरी कहानी चल रही हो। डेनोटेटिव मीनिंग। कहा किसने है जी? ग्रीक फिलोसोफर है। उसका नाम है हेराक्लाइटस। इसकी फिलॉसफी में फायर एक बेसिक फॉर्म ऑफ ऑर्डर है। इसको बड़ा शौक था कि वो एक्सप्लेन करे अपने अराउंड जो वर्ल्ड चल रहा है ना, उसको एक्सप्लेन करे। तो वो फायर से उसको एक्सप्लेन करता है। इसके अंदर जो है ना, वो ऑर्डर की बेसिक फॉर्म छुपी हुई। ये स्ट्रेस देता था कि लोग एक हार्मनी में जी रहे हैं, यूनिवर्स एक हार्मनी में ऑपरेट कर रही है। और ये हार्मनी किस तरह से आती है? दिस इज अ इंटर रिलेशन। दिस इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट? कनेक्शन बिटवीन ऑपोजिट्स। ये ऑपोजिट्स के दरमियान एक हार्मनी क्रिएट होती है, उससे एक ऑर्डर बनता है जो कि पूरी यूनिवर्स में फैला हुआ है, जैसे हेल्थ, डिजीज, जैसे हॉट, कोल्ड, जैसे लाइफ, डेथ। एवरीथिंग एज एन ऑपोजिट, और ये एक दूसरे से रिलेटेड है। अकेला कोई इनकी जो है ना वो एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर अकेली हेल्थ ही होती तो उसका कोई वजूद ना होता जब तक कि कोई डिजीज ना होती। अगर कोल्ड ना हो तो किसी को कैसे पता चलेगा कि हॉट भी है? कंपैरिजन में देखेगा ना। डेथ ही ना हो तो किसी को कैसे पता चलेगा जिंदगी की कदर है, जिंदगी है भी कि नहीं? इंटरप्ले ऑफ ऑपोजिट्स। ये इंटरप्ले करते रहते हैं, इंटरप्ले करते रहते हैं। यहाँ से एक बात ऐसे, यहाँ से ऐसे इंटरप्ले करते जा रहे हैं। और वो कहता है कि एक सिंगल बीइंग, कोई भी चीज है, उसकी जो परसेप्शन है वो दो तरह से है, एक डिस्ट्रक्टिव, एक कंस्ट्रक्टिव। कैसे? जैसे एक सी वाटर है। सी वाटर इज बेनिफिशियल फॉर whom? फिशेस, बट हार्मफुल फॉर humans एट द सेम टाइम। द सेम टाइम, इंटरप्ले ऑफ ऑपोजिट्स। ये रिलेशन है।
तो ये एक कोहेरेंस बन रही है दुनिया के अंदर, एक हार्मनी क्रिएट हुई हुई है। इसी तरह से वो फिर फायर को कह देता है कि जो फायर है ना, वो सिर्फ फ्यूल, फ्लेम्स, स्मोक, सिर्फ इसका नाम नहीं है। बल्कि फायर तो वो ईथर भी है जो कि अपर एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। उस ईथर, ये ईथर प्योर फायर है, प्योर फॉर्म ऑफ फायर। यही ईथर ओशंस बना रहा है, वाटर बॉडीज बना रहा है दुनिया में। रेन की शक्ल में, जो रेन ऊपर से आ रही है एटमॉस्फेयर से। और फिर वही पानी वापस भी चला जाता है, वाटर साइकिल। उसके अंदर वो फिर मटेरियल बन के वो दोबारा ईथर बन जाता है, और वो दोबारा वैसे ही रेन की शक्ल में नीचे वापस आता है, और वैसे ही वो एक साइकिल, ऑर्डरली बैलेंस बना, इक्विलिब्रियम बना हुआ है। ठीक हो गया। तो हम इसके एग्रीमेंट में जाएंगे जी, कि हाँ जी, इस तरह ही है। ऑपोजिट्स की वजह से ही हार्मनी है दुनिया में, और वो जो डायनामिज्म है, वही इस यूनिवर्स के बैलेंस की अलामत। तो अब हम देखने लगे हैं फिर वर्ल्ड एज एन इंटरप्ले ऑफ ऑपोजिट्स। पहले इसमें क्या देखना था हमने? फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव। आपने परेशान नहीं होना। कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हो है ये कहाँ से बात आ गई जी। तो जो आपको पहले नहीं पता था, पता चल गया। पर्पस होता है थॉट प्रोसेस को प्रोवोक करना। आप उसके ऊपर फर्दर भी रिसर्च कर सकते हैं, यही तो पर्पस है। आपको चीज़ों का पता चले, आप डीप आगे फिर और भी स्टडी करो, उनको इंटरेस्ट लेके। नॉलेज बेस बनानी है, नॉलेज बेस ऐसे ही बनती है, हाथ पे हाथ धरे नहीं बनती। जब आप मज़ा लेंगे ना, फिर एग्जामिनर भी मज़ा लेगा, फिर वो आपको नंबर देगा। यही एक्सपीरियंस है मेरा पिछले एक डेकेड से, और अब तो ये चीज़ बहुत पक्की हो गई। तो हम फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव में देखते हैं। हम इसमें मल्टीपल फिलोसोफर्स देखेंगे, उनके हम व्यूज देखेंगे कि कौन इस पे इस तरह की कोई मिलती जुलती बात करता है। इमैनुअल कांट। छोटा छोटा आइडिया मैं बताऊंगा आपको, क्यों? क्योंकि ये एक मेन हेडर है, इसके अंदर आपने एक या दो पैराग्राफ्स लिखने हैं, आपके पास रेफरेंसेस इसमें बहुत आ जाएंगे, आप बात बहुत फैला सकते हैं। थोड़ा सा मैं तेज चल रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, तो रिकॉर्डिंग में फिर खैर होती है, बंदा थोड़ा सा तेज भी चल रहा हूँ। कान साहब एक्सप्लोर करते हैं टेंशन बिटवीन ऑपोजिट्स इन हिज आइडिया ऑफ एंटीमनीज। एंटीमनीज वो कंट्राडिक्शंस हैं जो कि उसके माइंड में तब बनती हैं जब वो रीजन से कन्फ्रंट करता है, रीजन से कन्फ्रंट करता है। वो कहता है यार, ये जितनी भी ह्यूमन लाइफ है ना, ये दो चीजों का इंटरप्ले है, और वो दोनों चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। वो क्या है? एक फ्री विल है,
और एक क्या है, डिटर्मिनिज्म। क्या इंसान जो कर रहा है वो कोई फ्री विल के तहत कर रहा है, या फिर वो पहले से प्री डिटर्मिन्ड है कोई चीज। तो यही वो बाउंड्री है जो कि इंसान को किसी भी किस्म के डॉगमा से बचाती। यही एक इंक्वायरी की तरफ लेके जाती है, जिससे आगे वास्ट विस्टाज ऑफ नॉलेज जनरेट होते हैं, जेनेसिस होता है। नेक्स्ट फिलोसफर इज एल्बर्ट ह्यूमस। ह्यूमस साहब कहते हैं कि इंसान की जो जिंदगी है ना, वो मीनिंग एंड मीनिंगलेसनेस के दरमियान है। मीनिंगफुलनेस और मीनिंगलेसनेस। वो कहते हैं जब आप किसी एब्सर्ड इवेंट को एक्नॉलेज करते हो ना, तो फिर ही तो आप मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढते हो, अदरवाइज वो मीनिंग उसका अलोन कोई वजूद नहीं है। जिसने कोई मुश्किल ही ना देखी उसने क्या राहत पाई। तो जिस पे जब मुश्किलें पड़ती हैं तो फिर उसको मीनिंग ऑफ लाइफ समझ आता है। अदरवाइज मीनिंग ऑफ लाइफ अगर एक सिंपल सेपरेट कहीं पड़ा हुआ है विदाउट इट्स ऑपोजिट, तो वो उसकी तो कोई हैसियत नहीं है। साइमन डी बोवा, ये जेंडर में भी आप पढ़ते हैं फेमिनिज्म में। ये फ्रीडम एंड ऑप्रेशन, इन दोनों के इंटरप्ले पे रिसर्च करते हैं। वो कहती है जब आप ऑपरेशन को रिकॉग्नाइज करते हो, फिर ही फ्रीडम को जानते हो, फिर ही हार्मनी क्रिएट होती है। ऑपरेशन को रिकॉग्नाइज ही ना करो, उसके ऑपोजिट को, तो केड़ा फ्रीडम फिर तुसी ला लेना, कोई शै नहीं। So recognizing and challenging oppressive structures is essential for achieving genuine human freedom and equality. So इंटरप्ले है दोनों का, उसी से हार्मनी क्रिएट होगी। यॉन पॉल सार्ट्रे। आपको ना नाम याद रहेंगे, खैर है, आइडिया तो याद रह जाएगा। सार्ट्रे क्या कहता है? सार्ट्रे कहता है कि इंसान फ्री है ही नहीं। वो तो उसका इंटरप्ले किसके दरमियान चल रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चॉइस। ये एक बर्डन है, जो आप चॉइसेस लेते हो एक बर्डन है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर उसी से आगे एक एंजाइटी डेवलप होती है। एंजाइटी इट ब्रिंग्स। फिर उससे जब एंजाइटी बनती है कि यार मैंने ये ली है चॉइस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी से फिर आगे एक पर्पस निकल रहा होता है। तो वो हार्मनी क्रिएट इन दोनों के इंटरप्ले से होती है। एक भी मिस कर दो तो पर्पस, उसमें हार्मनी नहीं क्रिएट हो। इंटरप्ले ऑफ ऑपोजिट्स है। रूसो। रूसो क्या कहता है? वो कहता है जेन्युइन फ्रीडम आपको कैसे पता चलता है? जेन्युइन फ्रीडम दो ऑपोजिट्स को जान के पता चलता है। इंडिविजुअल फ्रीडम
वर्सेस कलेक्टिव फ्रीडम। इन्हीं का इंटरप्ले चली जा रहा है। इसी पे ही बहस है अभी तक भी। आइन बना लो कोई तो कितनी इंडिविजुअल फ्रीडम कौन सा आइन दे रहा है, कोई कलेक्टिव फ्रीडम कितनी इंश्योर कर रहा है। इन्हीं का इंटरप्ले, इन्हीं का इंटरप्ले, उसी से हार्मनी क्रिएट, बैलेंस क्रिएट हो रहा है। रसल, बर्ट एंड रसल क्या कहता है, वो भी देखता है रीजन एंड इमोशन, रीजन एंड इमोशन। वो कहता है अगर आप एक हैप्पी लाइफ, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, किताब भी है इसकी, वेल राउंडेड और फुलफिलिंग लाइफ, अगर आप उसमें बैलेंस क्रिएट करना चाहते हो तो आपको इन दोनों को इंटीग्रेट करके चलना होगा। इन दोनों के अंदर एक हार्मनी होगी तो ही वो एक फुलफिलिंग लाइफ होगी। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है? अब देख लो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से। आपको यूनिवर्स की समझ ही तब आती है जब आप इंटरप्ले ऑफ ऑपोजिट्स की अंडरस्टैंडिंग लेते हो। साइंस भी इस चीज को जो है ना वो एक्सप्लोर करती, कंट्रीब्यूट करती है टू द डायनामिक एंड बैलेंस्ड नेचर ऑफ द कॉस्मोस, ऑफ द यूनिवर्स। ये आपको वेरियस साइंटिफिक डिसिप्लिन्स में एविडेंट होते नजर आते हैं। एक इंट्रिकेट डांस ऑफ अपोजिंग फोर्सेस आपको नजर आता है, फिर ये हार्मनी क्रिएट हो। ड्युअलिटी इन पार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स में आप वेव पार्टिकल ड्युअलिटी को इलस्ट्रेट करते हो, देखते हो। इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स, ये साइन है उन दोनों के। ये बोथ नेचर्स रखते हैं। वेव नेचर भी रखते हैं। यार ये एफएससी की फिजिक्स है यार, ये एफएससी की फिजिक्स है। वेव नेचर भी रखते हैं और पार्टिकल नेचर भी रखते हैं। दोनों ऑपोजिट है आपस में। इसमें बड़ा मशहूर होता है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ऐसे में आपने उसको बताना नहीं शुरू कर देना कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे, ये क्या एक्सपेरिमेंट था, या ये नेचर कैसे, प्रूव नहीं करना शुरू कर देना। ये प्रूवन बात है, बस बता देना कि ये है। एस्ट्रोफिजिक्स एंड ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स की एग्जिस्टेंस आपको डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि इनकी एग्जिस्टेंस इंटरप्ले बिटवीन ग्रेविटी एंड अदर फंडामेंटल फोर्सेस है। ग्रेविटी वर्सेस अदर फंडामेंटल फोर्सेस, वो बहुत ज्यादा हैं, तो बस हम उन्हें अंदर फंडामेंटल फोर्सेस कह देते हैं बस। बच्चों वाली बात है ये, लेकिन हम ले आए हैं उसको अपने आर्गुमेंट के हिसाब से। उसी से एक, इन दोनों के इंटरप्ले से एक स्टेलर इक्विलिब्रियम बन रहा होता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी देखो आप, इलेक्ट्रिसिटी एंड
मैग्नेटिज्म। इसके अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस, ये दोनों ऑपोजिट होती हैं एक दूसरे का। ये मिल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं। इस एग्जांपल में आप दे सकते हो इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में दो एनर्जीज कन्वर्ट हो रही होती, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल। तो ये इंटरडिपेंडेंस शो कर रहा है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स की, फिर ही वो जनरेटर चल रहा है और आगे फंक्शन कर रहा है। भाई इतनी बात, ज्यादा नहीं, वो लिखना शुरू कर देना। केमिकल रिएक्शंस में आपको नजर आता है कैसे? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये फॉरवर्ड रिएक्शन, यार ये एफएससी लेवल की बात है, ये रिवर्स। जब ये दोनों इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं, तो एक डायनामिक बैलेंस बनता है। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो हाबर बूश प्रोसेस। ये अमोनिया की सिंथेसिस होती है, इसके अंदर प्रोडक्शन और डिकम्पोजिशन एट इक्विलिब्रियम हो रहा होता है। अमोनिया NH3, अमोनिया। फार्मूला भी लिख लो, हो सकता है जीके में आ जाए। जेनेटिक्स एंड एपिजेनेटिक्स, साइंस है ना, साइंटिफिक है। जीन्स, इसमें किसका हो रहा है? प्लस एनवायरनमेंट का इंटरप्ले हो रहा है। नेचर और नर्चर, बहुत बड़ी डिबेट है ये साइंस में, ह्यूमन डेवलपमेंट में, कि नेचर उसके ऊपर होती है ज्यादा असर या फिर नर्चर। तो ये इन दोनों का इंटरप्ले होता है जी, कोई एक चीज नहीं होती, फिर ये एक ह्यूमन बन रहा होता है। आप आइडेंटिकल ट्विंस नहीं देखते? आइडेंटिकल ट्विंस क्या होता है? उनके अंदर उनकी जीन्स में एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस की वजह से कि थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं। इकोसिस्टम्स में देखो, साइंटिफिक है ना फिनोमेना। ये भी इंटरप्ले बिटवीन ऑपोजिंग फोर्सेस है, प्रेडेटर प्रे का रिलेशन, दोनों ऑपोजिट्स है ना आपस में, प्रेडेटर प्रे। तो ये थोड़ा सा भी अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो हार्मनी से चल रहा है। उसके हार्मनी के, इन दोनों के इंटरप्ले से एक हार्मनी बनती है, तो इकोसिस्टम सरवाइव कर रहा होता है। समझ आ रही है बात? इंटरप्ले ऑफ ऑपोजिट्स है ना। अब हम देखते हैं द क्योस।
ऑफ नॉन डायनामिज्म, कि ये इंटरप्ले ऑफ ऑपोजिट्स जब डिस्टर्ब होता है, जब हार्मनी नहीं रहती, तो फिर क्या होता है? डिसऑर्डर। कुछ इमेजिन करते हैं हम इवेंट्स को। इमेजिन करो, एक जंगल हो जहां पे सब शिकारी एक लंबी नींद सो जाए। अब ये मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, मैं बोलूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। समझ लो सर। एक जंगल है जहाँ पे सारे शिकारी सो जाएं, और वो जो प्रीडेटर प्रे का जो इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब हो जाए। तो क्या होगा? इसमें आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल मिलती है, नमीबिया, कुबू। ये एक आइलैंड है जहां पे चीता की पॉपुलेशन, चीता की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, क्यों? क्योंकि वो आइसोलेट हो गए थे नेचुरल प्रेडेटर्स से, उनको अपोजिंग फोर्स ही कोई नहीं मिली। तो जब वो ओवर पॉपुलेशन का शिकार हुए हैं, तो उनकी ओवरऑल हेल्थ, उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी बेड़ा गर्क हो गए, डाउन आ गए। फिर आप एक इवेंट को इमेजिन करें कि जो आपका वेदर है, ये मोशनलेस हो जाए, जहाँ पे हवाएं रुक जाएं, वो जो चल रही थी, प्रेशर बिल्ड होता है ना, हायर प्रेशर लोअर प्रेशर, हवा फिर मूव करती है, तो वो उनका, वो एक जो प्लेफुल डांस चल रहा था वो बंद हो जाए, कोई स्टॉर्म ना आए, जेंटल ब्रीज ना चले, स्टैग्नेंट हो जाए, कोई मूवमेंट ना आए। तो क्या होगा? तबाही मच जाएगी। इससे वहां की बायोडाइवर्सिटी, वो इफेक्ट होगी, नीचे चली जाएगी। पोलिनेटर्स, जैसे बीज होती हैं पॉलिनेटर्स, हवा से भी पॉलिनेशन हो रही होती है ना, तो फ्लावर्स, वो उनकी जो है वो, क्या कहते हैं, प्रोडक्शन नहीं होगी नेचुरली, जो वाइल्ड हो रही होती है, उससे पॉलिनेटर्स भी इफेक्ट होंगे, प्लांट रिप्रोडक्शन इफेक्ट होगी, चैलेंज होगा। ये अमेजोन में हुआ है, रेन फॉरेस्ट, वहाँ की रिच बायोडाइवर्सिटी भी इफेक्ट हुई है इससे। फिर आप फर्ज करें कि जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में हरकत करना छोड़ दें, एक रिदम में मूव करती हैं ना, माउंटेन्स ही ना बने, वैलीज ना बने, ये टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स है ना। ज्योग्राफी अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो उसके लिए इतना मोटा कॉन्सेप्ट ही बहुत है, कि ये प्लेट्स होती हैं, ये दो, ये प्लेट्स हैं ऐसे, ये मूव कर रही होती हैं, इनकी कुछ कन्वर्जेंट मूवमेंट्स होती हैं, कुछ डाइवर्जेंट होती हैं। तो इसमें फिर वो डेंसिटी भी हाई लो होती है, जब ये ऐसे कन्वर्ज करती हैं तो वो एक नीचे चली जाती है, एक इस तरह से थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू कर देती है। तो ये यहाँ पे ये माउंटेन बन गया, ठीक है, ये दरमियान में, ये यहाँ पे एक वैली सी बन गई। ये बड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको वैसे आसान करके समझा रहा हूँ। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से ये जो नीचे जा रहा है यहाँ पे, ये ऐसे भी चली जाती हैं कई दफा। ये यहाँ पे ये ट्रेंच बन गई नीचे, समंदर में बन गई या कहीं भी ट्रेंच बन गई।
बल्कि ये डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस से ये बन रही है नीचे ट्रेंच, और ये जो वैली है ना, ये डाइवर्जेंस से बनेगी। ये यहाँ पे ये वैली जो बनेगी, ये डाइवर्जेंस, जब प्लेट्स दूर जाना एक दूसरे से शुरू होंगे और जब पास आएंगी यहाँ पे नीचे ट्रेंच बन जाएगी और ऊपर माउंटेन बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, ये आप इसको देख भी लेना। तो ये वो अगर टेक्टोनिक प्लेट्स मूव ही ना करें तो ये आपके स्ट्रक्चर्स ही ना बने। एक स्टिल पेंटिंग का जो है ना, वो एक पिक्चर दे रही हो आपकी अर्थ, जोलॉजिकल जो है वो स्ट्रक्चर्स ना बने फिर। ठीक है, फिर आप इमेजिन करो। स्पीशीज इवॉल्व करना छोड़ दें, क्या होगा? अडॉप्ट करना छोड़ दें, एवोल्यूशन ही रुक जाएगी। तो मुझे उससे बताने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होगा। फिर आप फर्ज करो कि आइडियोलॉजिकल साइलेंस हो जाता, कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, बस चलते जा रहे हैं स्टेटस को के साथ। अपोजिंग आइडियाज हैं ही नहीं, या उनको साइलेंट कर दिया जाता है। डाइवर्स थॉट्स नहीं बनेंगी, एब्सेंस हो जाएगी उनकी। तो वो जो प्रोग्रेस है वो हो जाएगी। जितनी दुनिया में रेवोल्यूशंस आई, जितने आपकी वो एनलाइटनमेंट का इरा आया, वो ना होता, ना आता। आप आज भी गारों में जी रहे होते, या आपकी आज भी वो जो जमहूरियत है वो सिर्फ एक शोर की शक्ल में रह जाती। शोर क्या होता? जमहूरियत पहली पहली जो ग्रीक आइडिया था कि एक जगह इकट्ठे हो जाते थे, जो उमरा होते थे एक जगह खड़े होकर आवाज लगाते थे, तो जिसकी तरफ ज्यादा वो शोर हो जाता था वो कहते थे बस हवाम इसके साथ ही है, तो वो वाली फिर जमहूरियत होती। समझ आ रही है बात? फिर आप इमेजिन करें कि जो आपकी सेलेस्टियल बॉडीज है, वो जो ऊपर अभी हमने बात की थी स्टेलर इक्विलिब्रियम की, ये डल हो जाता है, इनकी मूवमेंट डल हो जाती है। वो जो इंटरप्ले ऑफ ऑपोजिट था वो नहीं होता। ये डिसाइड करते हैं कि बस हमने वो जो हमारा एक कॉस्मिक डांस चल रहा है ना, उसको हमने स्टॉप कर देना। ना ही कोई ऑर्बिट बनता, ना ही कोई रोटेशन होती, ना कोई रेवोल्यूशन होती। ये रेवोल्यूशन रोटेशन ये प्लैनेट्स की है, ये स्टार्स की है। तो फिर क्या होता? दिन रात भी ना आते, वेदर्स भी ना आते, कुछ भी ना आता। समझ रहे हैं मोटी सी बात? तो ये तो है जी कुछ क्योस ऑफ नॉन डायनेमिज्म। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सर्वाइवल ऑफ अडॉप्टर्स, कि जिन्होंने इंटरप्ले ऑफ ऑपोजिट्स को अडॉप्ट किया है, उन्हें लेके चले हैं, वो सरवाइव करते गए हैं दुनिया में, एंड पेरिशमेंट ऑफ रेजिस्टर्स, जो रेजिस्ट करते गए हैं चेंज को, डायनामिज्म को, जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि हमें इक्विलिब्रियम बनाना है ऑपोजिट्स के दरमियान, तो वो खत्म हो गए दुनिया से। अब हम वो देखते हैं, इसमें बड़ी बड़ी एग्जांपल्स आए। नेटफ्लिक्स, एक डीवीडी रेंटल प्रोग्राम था, वो कैसे बन गया ग्लोबल स्ट्रीमिंग जाइंट? कैसे बन गया?
उसने अडॉप्ट किया डायनामिज्म को। उसने कंज्यूमर प्रेफरेंस वर्सेस डिजिटल कंटेंट, इसमें बैलेंस क्रिएट किया, हार्मनी बना के चलता गया। डिस्ट्रीब्यूशन, हार्मनी बना के चलता गया, नेटफ्लिक्स सरवाइव कर रहा है। amazon, इनोवेटिव एवोल्यूशन, ऑनलाइन बुक स्टोर था, ग्लोबल ई कॉमर्स जायंट बन गया। ये मैं बोल रहा हूँ जी, अब आप इसको नोट करते जाएंगे, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो वो कैसे उसने कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड किया अपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग्स को, उसने भी बैलेंस क्रिएट किया, कंज्यूमर डिमांड और इंट्रोडक्शन ऑफ वेब सर्विसेज। एप्पल इनकॉर्पोरेशन, कंप्यूटर कंपनी से लीडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बना है। कैसे बना है? चेंज को, डायनामिज्म को अडॉप्ट करके बना। आईपॉड, आईफोन, आईपैड, मैकबुक्स, अडॉप्टेबिलिटी टू द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज उसने शो की। टेस्ला, इलेक्ट्रीफाइंग द ऑटो इंडस्ट्री। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को उसने डिसरप्ट किया। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एडवांस्ड ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजीज को उसने अडॉप्ट किया विद चेंजिंग डायनामिक्स। उसने ट्रेडिशनल ऑटोमोटिव नॉर्म्स को चैलेंज किया है और उसने बैलेंस क्रिएट किया है फिर दुनिया में। अडोब सिस्टम्स, ये वो हैं जो कामयाब हुए हैं ओनली द चेंज इज कांस्टेंट को एग्री करके। एडोब भी ट्रांजिशन हुई है उसकी, आपको पता है, ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर सेल से सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल चला है। वो क्रिएटिव क्लाउड्स उसने प्रोवाइड किए हैं, तो एक स्टेडी रेवेन्यू स्ट्रीम उसने अपने लिए इंश्योर कर ली। कॉन्टिन्यूसली वो यूजर एंगेजमेंट की तरफ बढ़ता गया। नीड फॉर चेंज और इनोवेशन को उसने बैलेंस किया। माइक्रोसॉफ्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग लीडर, तो इसने फिर अडॉप्ट किया ना राइज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग और डाइवर्सिफाई करता गया अपना बिजनेस। स्पॉटिफाई, म्यूजिक स्ट्रीमिंग डोमिनेंस, फिजिकल मीडिया से स्ट्रीमिंग की तरफ आया ये, तो लीडर बन गया म्यूजिक स्ट्रीमिंग लैंडस्केप में और उसने रीशेप किया म्यूजिक इंडस्ट्री। अलीबाबा, कितनी ही एग्जांपल्स आपको मिल जाती हैं। ई कॉमर्स डोमिनेंस, ऑनलाइन मार्केट प्लेस थी इनिशियली, उसने अपनी एक्सपैंड की सर्विसेज वेरियस सेक्टर्स में, डोमिनेंट फोर्स बन गई ई कॉमर्स में। क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल मीडिया ऐड करता गया सारा बीच में, बैलेंस क्रिएट करता गया डिमांड और सप्लाई में। अपोजिंग फोर्सेस हैं, समझता गया है क्या नीड है और क्या प्रोवाइड करना है। ऐसे आपको ट्विटर, फेसबुक, आईबीएम, बहुत सी एग्जांपल्स मिल जाती हैं। अब जो फेलियर्स हैं, जिन्होंने रेजिस्ट किया डायनामिज्म को, इंटरप्ले ऑफ ऑपोजिट्स को रेजिस्ट किया। कोडैक, बहुत बड़ा जाइंट था डिजिटल फोटोग्राफी। फिल्म पे करता गया इन्वेस्ट, फिल्म, वो फिल्म्स नहीं रीलें डलती थी कैमरों में, नहीं उसने डिजिटल, ये जो आपकी है फिल्म के बगैर वाली फोटोग्राफी, उसको नहीं अडॉप्ट किया उसने। तो ट्रेडिशनल फोटोग्राफी वैसे ही खत्म, बैंक हो गया। नोकिया, मोबाइल नहीं थे हमको इस्तेमाल करते होते हैं नोकिया का जो नहीं होता था, तो स्मार्टफोन वेव को उसने इग्नोर किया। इंटरप्ले ऑफ ऑपोजिट्स ऑफ मार्केट को नहीं वो समझ सका, फंसा रहा उधर ही कि नहीं ट्रेडिशनल मोबाइल फोन डिजाइन पे चल रहा। ड्रास्टिक डिक्लाइन आ गया। ब्लैकबेरी जाइंट होता था, टच स्क्रीन को ओवरलुक कर गया वो।
रेजिस्ट कर गया राइज ऑफ टच स्क्रीन। नहीं ना, वो एक ऑपोजिट आ रहा है ना, ऑपोजिट आ रहा है एक, वो रेजिस्ट कर गया उसको, नहीं उसने बैलेंस क्रिएट किया, खत्म हो गया ब्लैकबेरी, किधर है अब? याहू। इसने सर्च और सोशल ट्रेंड्स को मिस किया है, ऑपोजिट्स को इग्नोर करता है, गूगल के इन्फ्लुएंस को इग्नोर करता है, रेजिस्ट करता है उसको, सोशल फेसबुक को रेजिस्ट करता है, नहीं इसने कोई डायनामिक कोई मूव ली, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज और डिक्लाइन हो गया यूजर उसका। इस तरह आपको और बड़ी एग्जांपल्स मिल जाती हैं, पैनम, सीयर्स, पोलाराइड, बॉर्डर ग्रुप, माई स्पेस, कॉम्पैक्ट, टावर रिकॉर्ड्स, बहुत एग्जांपल्स मिल जाती हैं आप। अब इसमें हम थोड़ा सा काउंटर देख लेते हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट, फिर इसी को हमने निगेट करना है। सबसे बड़ा काउंटर करता है इसको पार्मेनिडिस। ये कहता है नहीं जी, इंटरप्ले ऑफ ऑपोजिट नहीं है, दुनिया क्या है, यूनिटी एंड परमानेंस, चेंज कोई नहीं, यूनिटी एंड परमानेंस। ये भी सिर्फ इनका आइडिया लिख लो कि ये काउंटर आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर। प्लेटो, ये अपनी फॉर्म्स एंड स्टेबिलिटी में ना, ये कहता है कि जो बेसिक फॉर्म्स होती हैं ना, वो इटरनल होती हैं, वो कभी नहीं बदलती, अनचेंजिंग फॉर्म्स होती हैं, बियॉन्ड द वर्ल्ड अपीयरेंसेस। पायरो, वो कहता है कि इंसान की जो सेंसेस है ना, ये डिल्यूजनरी है, इसीलिए उसको लगता है कि हर चीज चेंज हो रही है, हालांकि वो होती नहीं है। एपिक्यूरस, एपिक्यूरस कहता है कि जो एटम है ना, ये फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ लाइफ है, फंडामेंटल एलिमेंट। अब चूंकि ये फंडामेंटल है, तो ये नॉन चेंजेबल है। हॉब्स, थॉमस हॉब्स, वो कहता है चेंज नहीं, एक कांस्टेंट स्टेबिलिटी ही प्रोग्रेस की अलामत होती है। अब इनको हम निगेट करते हैं जी, इधर ही आ जाओ। परमेनिडस, भाई अगर सब यूनिटी एंड परमानेंस होता, तो हमने ऊपर बात की थी ना टेक्टोनिक प्लेट्स की, वो आपको एग्जाम्पल प्रोवाइड करती हैं इटरनल चेंज की। अर्थ के कॉन्टिनेंट्स परपीचुअल स्टेट ऑफ मूवमेंट में है, कोई परमानेंस में नहीं है। कि वो कह देता है ना स्टैटिक है और परमानेंटली स्टैटिक है, नहीं, वो परमानेंटली ट्रांजिशन में है, मूवमेंट में है और ट्रांसफॉर्मेशन में। प्लेटो कहता है बेसिक फॉर्म्स इटर्नल है। तो आपको फॉसिल रिकॉर्ड्स मिलते हैं, ये अब हम निगेशन कर रहे हैं, फॉसिल रिकॉर्ड्स मिलते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं एवोल्यूशन को और निगेट करते हैं अनचेंजिंग फॉर्म्स को।
कहते हैं कि बेसिक फॉर्म्स भी अडाप्ट करती हैं, इटर्नल नहीं है, और वो चेंज होती है। पायरो कहता है सेंसेस डिल्यूजनरी है। अगर सेंसेस डिल्यूजनरी हैं फिर तो पूरा साइंटिफिक मेथड ही डिल्यूजनरी हुआ, क्योंकि साइंटिफिक मेथड बेस ही सेंसेस पे कर रहा है। तो हमने तो ऊपर बात की है क्या, साइंटिफिक जो हमने पर्सपेक्टिव देखा था, इंटरप्ले ऑफ ऑपोजिट्स, डायनेमिज्म, वो तो सारा फिर इसी निगेशन में आ जाएगा ना। एडवांसमेंट इन एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, अदर फील्ड्स, फिजिक्स, रिलायबिलिटी ऑफ ह्यूमन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन ही है जिसने आगे फिर इंटरप्ले ऑफ ऑपोजिट्स को वो बैलेंस करते गए और एंड पे आके आप देखते हो कि किस तरह से एक डायनामिक नेचर बनती है। एपिक्यूरस, एटम फंडामेंटल है जी। क्वांटम मैकेनिक्स ने आके इसको गलत साबित कर दिया। क्वांटम मैकेनिक्स उसने बताया ना कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली वही ऑपोजिट फोर्सेस के तहत मोशन में है, और उसी से एटम स्टेबल है। लो एपिक्यूरस भी निगेट हो गया। हॉब्स, भाईजान जितनी दुनिया में प्रोग्रेस हुई है वो हुई ही रेवोल्यूशंस, सोशल मूवमेंट्स, एनार्की, और वॉर के बाद हुई। तो ये जो स्टेबिलिटी आ रही है ये आ ही सब के बाद रही है, इनके साथ ही आ रही है, इनके बगैर कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो ये इनका हो गया निगेशन। तो कंक्लूजन में आप ये कह सकते हो कि भाई जो वर्ल्ड है ना ये डायनामिक लैंडस्केप है, और इसकी टेक्नोलॉजीज इवॉल्व कर रही हैं, सोसाइटल पैराडाइम्स शिफ्ट कर रहे हैं। ये सब इस चीज को साबित करते हैं कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, और यही एक प्रोफाउंड ट्रूथ है। ठीक है। एडाप्टेशन में ट्रायम्फ है, विक्ट्री है, और रेजिस्टेंस में फेलियर है। क्योंकि नेचर की जो अपनी नेचर है ना वो चेंज पे मुनहसर है, वो अनएवॉइडेबल नेचर ऑफ चेंज है। ठीक हो गया। सो दिस यूनिवर्स इज द इंटरप्ले ऑफ ऑपोजिट्स, perpetuating the dynamic nature of universe। अब जो बच्चा रजिस्टर करना चाहता है वो राब्ता कर सकता है। 0334465611, ये मेरा ही नंबर है। कोऑर्डिनेटर से भी कर सकते हैं, 03166867 525। ठीक है जी। तो रिकॉर्डिंग में स्टॉप करूंगा।